अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सना कहवान। आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। आज ईद के दिन हम मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट कमल चीमा के घर, जो माई इम्पैक्ट मीटर की फ़ाउंडर हैं, सीईओ हैं और गरीबों के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। माई इम्पैक्ट मीटर बेसिकली उन लोगों के लिए आसानी करता है जो चैरिटी करना चाहते हैं, एनजीओज़ के लिए। और एनजीओज़ को चैरिटी करने के बाद बहुत से लोग हमेशा इस डाउट में रहते थे कि पता नहीं उनका जो पैसा है वो असल हकदार तक पहुँचा भी है या नहीं। अब इस मसले का ही हल कमल चीमा साहबा ने निकाल लिया है, चूँकि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया है। और ऐसे में जो माई इम्पैक्ट मीटर है इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो चैरिटी है वो असल हकदार तक पहुँचे। तो चलिए आज ईद की सेलिब्रेशन कमल चीमा के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स गो। और फाइनली हम मौजूद हैं कमल चीमा साहिबा के साथ। और बहुत लॉन्ग जर्नी है कमल की, और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ से यकीन करें कि इम्प्रेस भी हूँ। एक मोटिवेशन भी है हमारी सोसाइटी में, वहाँ जहाँ ख़वातीन को घरों से निकलने पर पाबंदी होती है, ऐसे में अपना करियर बनाना और ऑस्ट्रेलिया सिस्को कंपनी में काम करने के बाद और ये सोचना कि नहीं, अब मुझे अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, गरीबों के लिए स्पेसिफिकली कुछ करना है। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी छोड़ के आप ये सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे और मेरे वक्त के लिए या मुझे मेरी पर्सनालिटी को ज़रूरत है मेरे मुल्क की गरीबों के लिए। माई इम्पैक्ट मीटर अभी तक कितना सक्सेसफुली काम कर रहा है? माई इम्पैक्ट मीटर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। आपने देखा ही है कि देखें, जब भी कोई, और हमारी जो नई जनरेशन है वो तो होती ही फ़ोन पे है हर वक्त, उनकी तो ज़िंदगी चलती ही फ़ोन से है। तो माई इम्पैक्ट मीटर ने सारी चैरिटी पूरी उठा के आपको एक उसका डिजिटल कर दिया। उसको पहली पाकिस्तान की डिजिटल चैरिटी की ऐप है, और फिर बहुत आसानी भी दे दी, आपको पूरा दिखा भी दिया, ट्रेसेबिलिटी भी दे दी। पाकिस्तान की सारी एनजीओज़ को एक प्लेटफॉर्म पे भी डाल दिया जहाँ पे आपने जिस भी एनजीओ को जो भी कॉज पे देना है। हमारे मुल्क में किसी का कोई मुल्क या बिरोने मुल्क पाकिस्तानी भी जो है वो चाहते हैं कि वो अपने फ़ोन के एक क्लिक के थ्रू पाकिस्तान में चैरिटी दे दें, फिर वो ट्रेस भी कर सकें, देख सकें उनकी चैरिटी को क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है, कैसे इस्तेमाल हो रही है। और अगर आपने किसी को राशन देना है तो आप उनको एक क्लिक के थ्रू राशन दे दें, उन्हें पैसे ना जाएँ, मगर वो जाके अपने घर के पास वाली दुकान पे आपका मैसेज दिखा के राशन ले लें। उनके पास कोई स्मार्टफोन होना ज़रूरी नहीं, बस उनको एक SMS जाता है और वो उनको राशन मिल जाता है। Which is transparent। क्योंकि डोनर का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो पैसे ज़रूर देते थे लेकिन असल हकदार तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ये सबसे बड़ा मसला था। आपने इस चीज़ को ख़त्म किया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह ने ये मुझसे ये काम ले लिया, और मैं ये देखती हूँ कि एक ऐप पे उस पूरे एक्सपीरियंस को ले आना, कह लें कि ये ऐप जो है ये चैरिटी का फूड पैंडा है, या चैरिटी का ऊबर है, या चैरिटी का फेसबुक भी है। क्योंकि आप सारे डोनर्स एक दूसरे से फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, बेनिफिशरीज भी शेयर कर सकते हैं। जो आपके रिश्तेदार बाहर हैं उनके साथ आप, जो अपने पाकिस्तान के गाँव के लेट्स से आपके गरीब लोग हैं, उनके साथ वो उन लोगों को शेयर कर लें। क्योंकि जब आप किसी को भी ऐप के थ्रू राशन देते हैं या स्कूल की एजुकेशन देते हैं या कोई हेल्थ बेनिफिट देते हैं, तो आप उनका सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं, एज ए बेनिफिशरी आप ऐड करते हैं, उनका सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम और उनका फ़ोन नंबर, बस। और फिर आपने लेट्स से किसी को 6000 रुपये का राशन देना है, 6000 रुपये दे दिए, आपने पे कर दिए, उस बंदे को मैसेज जाएगा, वो पाकिस्तान में कहीं भी हो, किसी गांव कस्बे कहीं भी दूर दराज इलाके में, उसको मैसेज आएगा, घर के पास वाली दुकान से उसको 6000 रुपये का राशन मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा, आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, और दुकानदार के अकाउंट में आपके पैसे भी चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा कमल, 2020 में आप पाकिस्तान आई थी, गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम की गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रोच किया गया हो तहरीक इंसाफ की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत से लोगों को अप्रोच किया जा रहा था कि जो टैलेंट हैं बाहर हैं वो मुल्क वापस आए और यहाँ आके कुछ करें, उस वक्त मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल अप्रोच नहीं था। और मैं खुद ही उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैंने कुछ, आप अपनी करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मी एंड माई हस्बैंड हमने कर लिया था, वी हैड डन इट, तो हमें लगा कि नाउ वी नीड टू गो बैक एंड वी नीड टू सर्व द कंट्री इन सम वे और द अदर। ऑब्वियसली उस वक्त जो है वो एक जोश, जज्बा, पेट्रियाटिज़म काफ़ी था, और हमें लगता था कि हमें मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। अभी उतना ही है? अभी उतना ही है। लेकिन मुझे मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने 2013 का भी जिक्र किया था कि आपकी लाइफ में वो पार्ट जो था, वो टाइम बहुत क्राइसिस वाला था। यूँ कह लें कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था स्पेसिफिकली, कि आपको समझ नहीं आता समटाइम्स कि यार सब कुछ आपने कर लिया, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कुछ नहीं है। क्या क्राइसिस कौन कौन से थे जिससे आप गुजरे उस टाइम पर? आई थिंक क्राइसिस की डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी, मगर एक ऐसा कोई
कह लें कि आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है या टाइम आता है, मेरा ख्याल है कि जो बहुत बड़े क्राइसिस होते हैं ना वो इंसान को बना देते हैं, झंझोड़ देते हैं और वो अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग होते हैं जिसमें आपको समझ आती है कि आप कौन हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, खुदी जिसे कहते हैं ना, खुदी सेल्फ इमेज, सेल्फ नॉलेज, वो आपको पता चलता है कि आप कौन हैं। और फिर जब आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं तो कभी कभी आपको समझ आती है कि मैं जो हूँ वो तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं होना भी नहीं चाहती। ये तो मैं जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रही हूँ या मैं जिन चीज़ों के पीछे अपनी लाइफ गुजार रही हूँ वो चीज़ें तो इतनी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटीज़, ऐसे चैलेंजेस के थ्रू आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं और आपको लगता है कि आप जिन चीज़ों के पीछे मरी जा रही हैं या जिससे आपकी बेइंतहा मोहब्बत है वो तो इस काबिल ही नहीं है कि आप उससे इस तरह की बेइंतहा मोहब्बत करें। और फिर आपको कहीं ना कहीं जाके ये समझ आ जाती है कि आपकी ज़िंदगी का कोर खुदा को ही होना चाहिए, जिस पे आपकी अल्टीमेट रिलायंस और आपकी अल्टीमेट मोहब्बत जिससे वो अल्लाह ही होना चाहिए। कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी दौलत, कोई भी शोहरत, कोई भी और चीज़, कोई भी ताकत, कोई और चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे, उसके पीछे भागने लगेंगे, तो ये याद रखें कि वो भी मखलूक ही है और जिसको खालिक ने ही बनाया। और मखलूक में कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती ही होती है, कोई ना कोई लिमिटेशन होती ही होती है और उसकी इम्परफेक्शन, उसकी लिमिटेशन आपकी लिमिटेशन बन जाएगी। बेहतरीन। और वो आपका जो आपका पॉइंट सबसे ऊपर वाला पोटेंशियल है उसको लिमिट कर देगी उसकी लिमिटेशन। तो अगर आप अल्लाह को अपना एंड गोल बना लेंगे और आप अल्लाह को अपना वो जैसे कहते हैं ना कोर में, एपिसेंटर में डाल लेंगे, तो अल्लाह तो परफेक्ट है, अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, अल्लाह तो इन्फिनिट है, अल्लाह का तो कोई एंड ही नहीं है। तो फिर आप के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी, आपके अंदर फियर आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, आप इवन फियर ऑफ फेलियर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा सब अल्लाह का। आपने अपनी मेहनत करनी है, आपने मेहनत करनी है, आपने देखना है कि आप दुनिया को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और उसके आगे आउटकम अल्लाह की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचता कमल, हर किसी का ऐसा ज़र्फ नहीं होता और वाकई कुदरत जिसे मौका देती है उसे बहुत कुछ करवाना भी चाहती है। ये बड़ी बड़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात की आपने। हाँ देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला आपको 3-4 दफ़ा ज़िंदगी में झंझोड़ता है अपनी तरफ लाने के लिए, अपने पास लाने के लिए, और अगर आप उस वक्त सब्र कर लें और ये समझ लें कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तो फिर आप बिल्कुल बेनियाज हो जाते हैं एक तरह से। फिर आपको असल मकसद समझ में आ जाता है, फिर आपको ज़िंदगी का असल मकसद समझ आ जाता है, वो ज़िंदगी नहीं थी, पता चल जाता है कि तो बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है, असल तो आपने आगे जाके जो है वो आपने अमाल का नामा अमाल का हिसाब भी देना है। बेहतरीन। अभी गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट से हमने ऐसा कोई सपोर्ट मांगी ही नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान का। गवर्नमेंट से जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है वो यही चाहिए होती है कि गवर्नमेंट हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए। फायरवॉल इस नेशनल फायरवॉल ने डिजिटल दुनिया को बुरे तरीके से मुतासर किया है, तो ऑब्वियसली आप लोग भी अफेक्टीज होंगे। हाँ देखिए, आई थिंक फायरवॉल ने एक वक्त में किया था, अब तो खैर वो जो इंटरनेट के बहुत सारे इश्यूज आए थे वो फायरवॉल की वजह से थे, जिस भी वजह से थे। हमें जो ऑफिशियल बयान आए वो डिफरेंट ऑफिशियल बयान आते रहे कि इस वजह से उस वजह, तो खैर जिस भी वजह से थे। शार्क ने काट ली केबल, हमारी टेररिस्ट शार्क ने, दहशतगर्द शार्क ने उसको। लेकिन ये कि उस मुश्किल वक्त के साथ साथ उस मुश्किल वक्त के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान में सबने ही स्ट्रगल किया, जिनके आईटी बिजनेस और जिनके कोई भी बिजनेस, देखिए सारे का सारा आपका कोई भी सारे का सारा जो बिजनेस है आजकल इंटरनेट पे तो होता है ना। इंटरनेट इज नॉट अ गुड टू हैव, इंटरनेट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट एनीमोर, इट इज अ मस्ट हैव। इट इज फॉर जो हर दिन का बिजनेस है उसके लिए इंटरनेट अब मस्ट हैव हो चुका है। जैसे जो आपकी एसेंशियल्स है उसमें से एक एसेंशियल इंटरनेट है, तो इंटरनेट बेसिक, बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी बिजनेस का, और अगर उसमें मसला आएगा तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इंटरनेट को तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट को नेशनल सिक्योरिटी लेवल का दर्जा देना चाहिए। लेकिन हमें सुनने में मिलता है कि रशिया में था फायरवॉल है,
चाइना में फायरवॉल है, अरब कंट्रीज में फायरवॉल है, अब उन पाकिस्तान कंट्रीज का पाकिस्तान के साथ क्या कंपैरिजन बनता है? देखो नहीं, फायरवॉल से मसला नहीं है। देखो फायरवॉल आपने अपने मुल्क में जो भी प्रोटेक्शन करनी है, आपने जो ये साइबर अटैक्स होते हैं इससे आपने अपने जो इदारों को बचाना है, आपने अपने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को साइबर अटैक से बचाना है, तो फायरवॉल इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम। मगर देखो जहाँ पे चाइना, रशिया, अरब कंट्रीज में जहाँ पे फायरवॉल है, या इवन यूएस में भी फायरवॉल है, तो वो फायरवॉल की वजह से इंटरनेट तो नहीं बंद होता ना। ठीक है, तो हमने किसी भी वजह से, चाहे वो फायरवॉल हो या कोई भी और चीज़ हो, हमने किसी भी वजह से जो है वो इंटरनेट की बंदिश नहीं करनी इस मुल्क में, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश से इकॉनमी आपकी बैठ जाती है, इकॉनमी का पहिया चलना बंद हो जाता है और आपका मुल्क बहुत पीछे चला जाता है इंटरनेट की बंदिश से। और चूँकि ईद की मुनासबत से हम कमल के साथ हैं, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कमल तो यहाँ है लेकिन कमल की फैमिली कहाँ है, और हम कमल से पूछते हैं कि आपकी फैमिली कहाँ है। मेरी फैमिली भी यहीं पे है, मगर वो कैमरा के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। बहुत प्राइवेट एक अब क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पर्सनालिटी और मैंने ये अपने लिए चूज़ किया है कि मैं आती हूँ और मेरे बिजनेस है और मैं उसको भी प्रमोट करती हूँ आके। मगर मेरी फैमिली, एक मेरे हस्बैंड इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो वो आज तक भी कैमरा के आगे नहीं आए और आज भी जो है उनका कोई मूड नहीं। लेकिन बच्चे माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरा उनके साथ प्राइवेट सेशन हुआ है तो दे वांटेड टू कम ऑन स्क्रीन, बट ये है कि अब्बा जान की वजह से उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो वो बल्कि मेरी बेटी जो है वो मुझे मैसेज करती कि बाबा को ना बताइएगा मगर मैं आना चाहती हूँ, तो मैं आ जाऊँ। तो मैंने कहा यार लेकिन ये कि मुझे ये एजाज़ हासिल हो गया इनकी फैमिली से मिलने का, सो मैं कुछ नहीं कह सकती है कि आप लोग कब इनकी फैमिली से मिलेंगे और कब। खैर ईद पे क्या आप लोगों की रूटीन होती है? जाना होता है, आते हैं गेस्ट आते हैं घर पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 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 पूरी गहमा गहमी होती है। छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, आप तो जो कि बाहर भी काफ़ी अर्सा आपने गुजारा है, तो वहाँ की ईद और यहाँ की ईद में कितना फ़र्क? देखो बाहर तो ईद के दिन सारे रिश्तेदार तो होते नहीं है, हाँ। मगर फ्रेंड्स होते हैं और सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में हमारा काफी बड़ा सोशल सर्कल था। अच्छा। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे और भी बहुत से जो मुस्लिम्स होते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज के, इंडियंस भी होते हैं और अरब भी होते हैं, बहुत और होते हैं, तुर्क बहुत होते हैं। अच्छा। तो आप फिर सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, हाँ, माशाल्लाह। ठीक है, वहाँ पे सब लोग, आपकी जिससे भी दोस्ती होती है। हमारे तो फैमिली काफ़ी वहाँ पे, कुछ मेरी बहन भी थी, कुछ और भी बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे पाकिस्तानी, तो हम सारे इकट्ठे जो है वो जाते हैं नमाज पढ़ने। तो हमने वो ट्रेडिशन पाकिस्तान में कुछ मेंटेन करने की कोशिश। पाकिस्तान में जैसे औरतें नमाज पढ़ने नहीं जाती, का इतना रवाज नहीं है, हाँ। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ईद के दिन जो है वो नमाज। सऊदिया में है ये ट्रेंड? जी, सऊदिया में ये बिल्कुल ट्रेंड है और मैं क्योंकि रियाद में ग्रो अप हुई तो हम तो वहाँ पे जाते थे। माय फैमिली इज इन रियाद। अच्छा, हाँ, मेरी भी, माय मदर इज स्टिल इन रियाद। तो हम जाते थे, तो हमें वो काइंड ऑफ आदत सी पड़ी हुई है। तो अगर रात को बहुत लेट ना सोए हुए हों या कुछ, तो मर तो जाते ही जाते हैं। हाँ। हमारी फैमिली के सारे, माय हस्बैंड, हिज फादर, ऑल ऑफ हिज चाचास, दे ऑल गो टू प्रे ईद की नमाज। यहाँ ससुराल है आपका पाकिस्तान में? जी जी, ससुराल है। तो ससुराल की तरफ जाना होता है या वो आते हैं? कौन से दिन, क्या सारी सिचुएशन? पहले दिन ही जो है वो हमारे घर, मेरे जो फादर इन लॉ है उनके घर सारा एवरीबडी गैदर्स, तो सारे चाचे और सब मोस्टली हमारे घर ही आते हैं और दावत होती है ईद के दिन। और हमारी फैमिली में women are very empowered, like I said. So men also cook, which is very good. तो वो आदमियों को तो बड़ी ईद पे जो है वो बकरों के साथ सारा दिन उनकी मसरूफियत होती है, बकरों की कुर्बानी होती है, और उसके बाद फिर गोश्त की सफाई होती है, उसके बाद फिर साथ खाना पीना चल रहा होता है, साथ कलेजी बनती है। कलेजी मेरे ससुर बनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो ही कुक्स अमेजिंग कलेजी, और कलेजी बनाना उनका काम होता है। तो इस तरह जो है वो मिलजुल के फिर खाना बनता है। और देवरानी, जेठानी, नंद, भाभी, ये सब लोग मिलके मिक्स किचन में काम हो रहा है। जेठानी तो माय हस्बैंड्स द ओनली सन, तो बट हाँ, मेरी नंदे वो और हम लोग सब मिलके कुछ ना कुछ पकाते हैं, ऑब्वियसली कुक्स हैं। तो फिर दावत होती है, तो द होल फैमिली गैदर, सारी फैमिली आती है। और बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। और बच्चे सबसे ज्यादा, बच्चों की तो छोटी ईद सबसे बड़ी ईदी मिलती है। हम जब छोटे होते थे तो बड़ा वो छोटी ईद का इंतजार होता था कि वो सारी सेविंग ईद में सबसे लेते थे। अब तो खैर वो वक्त आ गया है कि बहुत थोड़े लोगों से मिलती है
और ज्यादा लोगों को देनी पड़ती है। क्योंकि हमारी फैमिली में ना सारे डाइनिंग टेबल लगता है। अच्छा। और सारे वो बड़ा डाइनिंग टेबल मैं आपको दिखाऊंगी, उस पर सब बैठ जाते हैं। हाँ। और उसमें जो है वो फिर सबसे छोटा शुरू होता है और उसको सबसे, हमारी फैमिली में ये रिवाज है कि जो छोटा है उसको ईद दी जाएगी और जो बड़ा है वो अपने से छोटे को देगा। तो इस वजह से वो बच्चों को भी, छोटे बच्चों को देनी होती है। ये कमाई वाला सीन नहीं है कि जो कमा रहा है तो वो देगा। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। सीन ये है कि जो बड़ा है उसने छोटे को देनी है। ये तो अच्छा है। तो इस वजह से जो है अब तो मुझे मिलती है, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड से मिलती है और मुझे किसी से नहीं मिलती। तो अब मुझे फिर बाकी जो है वो नीचे सारी फौज को देनी है। तो जो जितनी मिलती है वो आगे, फिर वो जितनी मिलती है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। तो सबसे बड़ा विनर जो है वो मेरा सबसे छोटा बेटा होता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये मेरा ख्याल से अगर किसी की फैमिली में नहीं हो रहा तो वो ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर सकते हैं कि छोटा हमेशा सबसे ज्यादा जो है वो ही देगा। मेरे ख्याल से अब ब्रेक लेते हैं, बहुत सी बातें हो गई। हम किचन में भी जाएंगे, किचन में कैसे कुकिंग करती हैं कमल ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब हम किचन की तरफ चलते हैं और किचन में चलते हुए देखते हैं कि क्या मज़ेदार खाना जो है कमल बनाने वाली हैं। किचन में है कमल, यहाँ कुकिंग भी करती हैं और बड़े मज़ेदार कुकिंग करती हैं क्योंकि बकरा ईद की मुनासबत से सबकी कोशिश होती है कि मज़ेदार खाना मिले। चाँपे बनाएंगी तो मुझे 2-4 चीज़ें ही मैं अच्छी बनाती हूँ। क्या? एक उनमें से चाँपे हैं, बिरयानी चाँपे, और वो अब तो खैर ज़्यादातर कुक्स हमारे करते हैं, जिसमें अब ये सबगतुल्लाह है यहाँ पे। सबगतुल्लाह आ जाओ ज़रा। तो ये जो है कुक हैं और हमारी एक भी और भी हैं, वो भी ईद की तैयारियों में लगी हुई हैं। ये आपकी हेल्प कराते हैं? ये बिल्कुल ज़्यादातर कुकिंग यही करते हैं। मैं तो आके बस वो कहते हैं ना शहीदों में नाम लिखवा लेती हूँ। तो ये इसको हम प्याज डालते हैं और उसके बाद मसाले डाल देंगे। उसके बाद सबगत इसको अच्छी तरह से वो कर लेगा। तो ये अचारी चांपे हम बनाते हैं। अचारी चांपे। और ये जो अचारी चांपे हैं ये इनका बहुत एक मुनफरद टेस्ट होता है। अब अचार चिकन तो लोग बनाते हैं, अचारी गोश्त बनाते हैं, मगर हमारे घर में अचारी चांपे बहुत पसंद की जाती हैं। हाँ, तो और ये जैसे कि मैंने कहा हमारे घर में सभी कुकिंग करते हैं, तो हर एक में थोड़ा बहुत, मेरे ससुर कलेजी बनाते हैं और वो उनका घर बिल्कुल हमसे करीबी है, तो फिर हम सारे मिल के रात को एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली। मैं भी थोड़ी सी, अब आप इसको कर लें। अब इसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे, मगर थोड़ा सा पहले हमने वेट करना है कि प्याज ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन। हाँ, लाइट ब्राउन हो जाए, इसको हमने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद हम इस पे सारे मसाले डाल देंगे। हम कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग जरूर होते हैं किसी न किसी दावत में, यार जो गोश्त नहीं खाते, कम से कम उन्होंने चिकन की बिरयानी खानी होती है, चिकन कोरमा होता है। तो ये भी होता होगा आप लोगों की फैमिली में? जी, नहीं, बड़ी ईद पे चिकन नहीं बनता हमारे, बनता ही नहीं। तो भाई को देखो, बड़ी ईद तो है ही गोश्त की, बकरे का, तो इस वजह से जो है वो चिकन तो बनता ही नहीं है बड़ी ईद पे। अच्छा। मगर कोई ना कोई सब्जी या दाल बन जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा गोश्त के साथ कुछ खाना है, मगर गोश्त की तरह तरह की डिशेस गोश्त हर चीज में होना चाहिए। अच्छा, हाँ, और ये भी होता है कि बड़ी ईद के कुछ अरसे बाद गोश्त बिल्कुल ही ऑफ लिमिट हो जाता है कि आप इतना गोश्त खा चुके होते हैं कि बस उसके बाद आपका गोश्त को देख के भी जो है आपका दिल कर रहा होता है। और कुछ लोग तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल्स भर जाते हैं इतने कि लोग गोश्त खा के उनका बस नहीं चल रहा होता कि बस अब आपने गोश्त नहीं छोड़ना। तो उन लोगों के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा मुनासिब खाएं, कम खाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा फूड, अपने जो गोश्त है वो अपने फ्रीज़र में प्रिजर्व ना करें। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, ये तो मेरे ख्याल से वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि लोग तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे तक के लिए फ्रीज़र में अपना फ्रीज रखते हैं। हाँ, देखो, क्योंकि पाकिस्तान में अब लाइट भी तो बहुत जाती है। हाँ, ठीक है, और फ्रीज़र में अगर कोई चीज़ थॉ हो जाए और वो रीफ्रीज हो गोश्त, तो गोश्त ख़राब हो जाता है और गोश्त काफ़ी जहरीला हो जाता है। अगर वो थॉ हो जाए और उसके बाद वो रीफ्रीज हो तो काफ़ी जहरीला हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमने माय इम्पैक्ट मीटर में हमने कुछ ऐसी एनजीओज, ग्लोबल एनजीओज के साथ पार्टनरशिप की है, अल खैर के साथ, जो कि बीफ को या गोश्त को जो कुर्बानी होती है वो पूरी दुनिया में कुर्बानी करते हैं। फिर उनकी दुबई में फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे वो टिन करते हैं उस गोश्त को, और टिन करके फिर वो गज़ा में, पैलेस्टाइन में, अफ्रीका में, जहाँ पे, क्योंकि जब आप टिन करके प्रिजर्व कर लेते हैं फिर वो साल तक भी, 1.5 साल तक भी वो गोश्त प्रिजर्व रहता है टिन में। और फिर ऐसे मुल्कों में जहाँ पे फ्रेश गोश्त नहीं भेजा जा सकता, वहाँ पे फिर वो गोश्त जाता है और इस तरह जो आपकी कुर्बानी है वो आप
उन इदारों को डोनेट कर सकते हैं और असल हकदार तक पहुंच जाता है। वेरी इन्फॉर्मेटिव और ये अच्छी चीज़ है। अब हमने देखा है कि ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गया है प्याज जी, और अब ये थोड़ी देर बाद ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम फिर टमाटर डालेंगे, फिर इसके अंदर हरी मिर्च भी होगी और दूसरी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे सब लोग एंजॉय करेंगे। मैं नहीं खा सकती, मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बड़े मज़े से यहाँ पे देख रही हूँ कैसे बन रहा है। अच्छा, अब और क्या रूटीन में होता है कि मीठे में भी कुछ बनता है? और देखो, मीठा तो ईद का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। ईद एक ऐसी त्यौहार है, हाँ, या मुसलमानों का, जिसमें अल्लाह ने आपको खुद लाइसेंस दिया है कि आपने खुश होना है और आपने खुशियाँ मनानी है। ठीक है, तो ये आपके पास फुल लाइसेंस है कि आप इस दिन बिल्कुल डाइटिंग ना करें, आप इस दिन मीठे खाएं, आप इस दिन अच्छे पकवान खाएं, जैसे कि आपने कहा जरा इत्तेदाल से कि कोई भी चीज़, ये हॉस्पिटल भी अपनी है और ये नहीं कि पेट भी अपना ये नहीं कि आप अस्पताल पहुंचे हुए हो, मगर इत्तेदाल से जो है वो हर चीज़ खाएं, कोई डाइटिंग ना करें। और मीठा तो फिर आपको पता है ना, बहुत कुछ लोग तो नहीं छोड़ते के लिए। हाँ, मीठा तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं भी आई आल्सो हैव अ स्वीट टूथ। रियली? आई हैव अ स्वीट टूथ, और मुझे जो है वो मीठा इज समथिंग दैट आई। लेकिन माशाल्लाह आपकी फिजिक देख के लग नहीं रहा कि आप मीट भी खाती होंगी, बीफ भी खाती होंगी। मेरे ख्याल से आप जिम करती हैं। मैं जिम करती हूँ, मैंने घर में जिम बनाया तो हम देखते, वो तो हम देखे बगैर बिल्कुल जो है वो नहीं जाएंगे। हम जिम का भी एक सेगमेंट करते हैं वहाँ पे कि किस तरह से अपनी रूटीन को फॉलो करती हैं कमल। तो किचन से अब हम, मेरे ख्याल से जब तक ये पक रहा है, हम चलते जिम की तरफ। और जिम की तरफ हम आगे जा रहे हैं। यार, कुछ भी कर सकती हैं लड़कियां, कुछ भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां घर में बैठी हैं तो वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। काम करती हैं तो भाई उनसे बच्चे नहीं संभल सकते। एक तो ये सबसे बड़ा एक मसला है ना हमारी सोसाइटी में कि ख़वातीन को टैग कर दिया जाता है कि आपके घर पे बच्चे हैं, और पता नहीं कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो बेचारी चाहती होंगी हम बाहर निकलें काम करें, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है। सो वी आर इन द जिम, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिम की कि आपको पता चलना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मेरी फ़िलॉसफी ये है कि मैं जो है वो फ्री वेट्स के साथ बहुत ट्रेनिंग करती हूँ। तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ है जो कि 10 से लेके 50 पाउंड तक चली जाती है, डिपेंडिंग आप कहाँ पे क्लिप लगाएं। तो ये वेट्स हैं कि जिसमें आपको पूरे जिम में वेट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप पहला ये क्लिप निकाल देंगे तो अब आपका ये 10 पाउंड्स का वेट है। ठीक है, अब अगर आप क्लिप इसको लगा देंगे इसके अंदर, पहले के अंदर, तो ये आपका अब 15 पाउंड्स का वेट हो गया। फिर इस तरह ये ऑल द वे 50 पाउंड्स तक जाता है, और इस तरह के 2 हैं। तो ये फ्री वेट्स के साथ जो है वो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि काम कैसे करती हैं वहाँ पे भी हम लिखेंगे। ये छोटा सा होम ऑफिस। ठीक है, ब्रेक के बाद मेरे ख्याल से हम रिकॉर्ड करते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। और अब हम स्टडी रूम में हैं। यहाँ पे कमल अपना कितना टाइम स्पेंड करती हैं, और ऐसे में बच्चे घर पे जब काम कर रहे हो, आप स्टडी रूम में, और बच्चे आके कितना तंग करते हैं वो कमल से पूछते हैं। कमल, कितना टाइम स्पेंड करती हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक तो अर्ली मॉर्निंग का मैंने आपको बताया, मैं आई एम एन अर्ली राइजर, तो जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है बच्चों के साथ, बल्कि स्कूल जाने से पहले यहाँ पे हम एक अरबी की क्लास होती है, जिम होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे बैठ के मैं कुछ जो अर्ली मॉर्निंग प्लानिंग होती है वो करती हूँ। उसके बाद तो मैं खैर ऑफ़िस चली जाती हूँ, मेरा ऑफ़िस जो है वो अलग है, फिर ऑफ़िस चली जाती हूँ। रात की अगर कोई मिडनाइट रात को कॉल्स हो, अमेरिका की कोई कॉल्स हो, तो वो फिर इस ऑफिस से होती हैं, या अर्ली मॉर्निंग प्लानिंग इस ऑफिस से होती है। वीकेंड पे काम इस ऑफिस से होता है। आज कुछ काम इस ऑफिस से है क्योंकि ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि वो हम कुर्बानी में, बकरा ईद में कुर्बानी सारी मैनेज कर रहे होते हैं जो ऐप के थ्रू आई होती है। तो कुछ जो लास्ट मिनट कुर्बानी रिक्वेस्ट आई होती हैं वो आज के दिन फिर उनको भी मैनेज करना होता है। वो मैं खुद तो नहीं करती, मगर मेरी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन उसमें चाहिए होती है, टीम करती है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं। तो ऑब्वियसली उसमें सेपरेट आपको एक घर में एक ऐसा होना चाहिए जगह जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बच्चे कितना नेग्लेक्ट होते हैं जब भी आप काम पे होती हैं। बच्चे करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मम्मा आपने हमें उतना टाइम नहीं दिया जितना टाइम देना चाहिए था। देखो जब छोटे थे, मैं ना असल में एक बहुत फिनिकी माँ, और मुझे हर वक्त मदर्स गिल्ट रहता ही रहता है। तो वो लाइक ऑल वर्किंग मदर्स, वो एक मदर्स गिल्ट होता ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं और भी जो भी काम करूँगी आई एम रिप्लेसेबल, मगर एज अ मदर आई एम इरिप्लेसेबल। मेरे बच्चों की एक ही माँ है और वो मैं ही हूँ, और मुझे उनको बहरहाल उनको टाइम देना है, पूरा टाइम देना है। और जब बचपन में जब वो छोटे थे ना, अब ये फ़नी बात आपको बताती हूँ कि जब मैं ट्रैवल करती थी तो आई यूज्ड टू बी नोन एज द वुमेन विद द बेबी, क्योंकि मेरे पास वो एक कैरेज होता था
और उसके अंदर मेरी बेटी होती थी और मैं उसके साथ हर जगह ट्रैवल, मैं सिंगापुर जा रही हूँ, मैं दुबई जा रही हूँ, मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, वो मेरी बेटी मेरे साथ होती थी। और मेड का मैं अलग से टिकट कर, अगर अनलेस वहाँ पे कोई, जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे कोई इंतज़ाम है। मेरी एक दोस्त होती थी सिंगापुर में, उसका बड़ा घर था, उसकी मेड थी, वही दोस्त बाद में दुबई भी मूव हो गई। फिर मेरी बहन थी इस्लामाबाद में, फिर कराची, कहीं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे कोई नहीं है मेरी बेटी को देखने के लिए, तो मैं साथ मेड को भी लेके जाती थी। तो मैंने ये हमेशा से अपने बच्चों के साथ वर्क के लिए भी उनके साथ ट्रैवल किया जब वो छोटे थे। अब तो ज़ाहिर है स्कूल है उनका और वो स्कूल की वजह से वो मेरे साथ ट्रैवल नहीं करते। बच्चे समझ जाते हैं टाइम के साथ कि ये ही रूटीन है एंड वी हैव टू फॉलो। अब वो बहुत, उनको आदत भी हो गई है, बहुत इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह मेरे बच्चे। दूसरा मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो माई हस्बैंड इज़ रियली यू नो लाइक काइंड ऑफ अ मदर टू द किड्स एज वेल। तो आई थिंक कि अगर सारे सपोर्ट करें और बच्चों को रेस करने के लिए पूरा विलेज लगता है। और अब मेरे इन लॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बड़ा फार्म हाउस है, यहाँ पे हमारा घर है, साथ जो है कुछ दूर मेरे इन लॉज का घर है और ये एक ही चार दीवारी के अंदर है, तो इसलिए वो भी बहुत सपोर्टिव हैं और वो मेरे बच्चों का वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। हम फ्री माइंड से काम कर सकते हैं कि बच्चे सेफ हैंड्स में हैं। सेफ हैंड्स में, एग्जैक्टली। और बच्चों का क्या टाइम जो आपको अभी तक सबसे ज़्यादा आप मिस करती हैं कि ये एक एज थी, क्योंकि स्टार्टिंग से यू आर वर्किंग और उसी टाइम में बच्चे पैदा हुए और बच्चों के साथ आपने ज़ाहिर उनको इस तरह से रेस किया, काम भी साथ साथ चल रहा था। कोई एक ज़िंदगी का रिग्रेट तो मैं नहीं कहूँगी। मैंने कहा मैं फिनिकी माँ थी, मैंने अपने बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया, मैंने अपने बच्चों को सेरेलैक भी नहीं दिया। बहुत ही मैं हेल्थ कॉन्शियस, इंतहाई फिनिकी हेल्थ कॉन्शियस टाइप की औरत थी। उस वक्त मैं काम भी थोड़ा, मैंने काम को बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं किया था जब वो छोटे थे। अब वो बड़े हो गया, मैं कभी कभी रिग्रेट करती इस बात को हूँ कि मैं उनको उतना टाइम नहीं दे सकती, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी बनाई कि जितना टाइम दे रही हूँ क्वालिटी टाइम होना चाहिए। अब सुबह जो है, क्योंकि हम लोग एक अर्ली, हमारे फैमिली में बहुत अर्ली राइजर्स हैं, तो हम सुबह के वक्त जो है वो बच्चों की स्कूल जाने से पहले अरबी की क्लास होती है। हम सारे जो कि बच्चे में हम इकट्ठे होते हैं सुबह के इसी ऑफिस में एंड वी स्टडी अरबिक टुगेदर। रात के वक्त भी कुरान अरबिक और कुरान अरबिक, ताकि कुरान जो है वो कुरान क्लास इन अ वे कि कुरान हमें जब सुने तो बगैर ट्रांसलेशन के वो समझ आए, पता होना चाहिए। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी, देखिए अल्लाह ने एक ही जो अल्लाह ने किताबें ऑथर की, उसमें से एक ही किताब प्रिजर्व्ड है। आप बाकी ऑथर्स की इतनी किताबें पढ़ते हैं जो इंसानी ऑथर और मखलूक हैं, और जो खालिक है जिसने आपको यूज़र मैनुअल बना के दिया आपका कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, वो तो फिर पढ़ना लाजमी है और उसको समझना लाजमी है। और एक ही किताब बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एक ही किताब है, आपको एटलीस्ट उसकी अरबी तो आनी चाहिए। जैसे लोग हिफ्स करते हैं कुरान, जैसे लोग कुरान हिफ्स करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने हिफ्स तो कर लिया लेकिन क्या पढ़ा उन्होंने, क्या पढ़ा। तो मेरी ये फ़िलासफ़ी है। बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते हैं, मगर मुझे लगता है कि हमें जो कुरान के अरबिक है, क्योंकि अरबिक इज़ सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब देखें उसके अंदर जो ट्रांसलेशन है वो जस्टिस नहीं करती टू द लैंग्वेज। उसके एक ही वर्ड के अंदर, वर्ड रब है, उसके इतने मीनिंग्स हैं, इतने मीनिंग्स हैं। और जब अरबी या इंग्लिश ट्रांसलेशन लॉर्ड लिखा होता है, व्हाट इज़ लॉर्ड, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो जस्टिस नहीं कर सकती। अब मैं थोड़े से पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी कर लूँ तो उस हवाले से मेरे ख्याल से यू वोंट माइंड कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करती हैं? ये तो प्राइवेट बात है। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि आई एम अ बिजनेस पर्सन और मैंने इसी मुल्क में रहना है और बिजनेस करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉलिटिकली बहुत अपने व्यूज़, और होते हैं व्यूज़, मगर मैं उनको अपने तक ही रखूँ और मैं उसको एक इशू ना बनाऊँ, उसको पब्लिक में ना लेकर आऊँ, उसके ऊपर बातचीत ना हो। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे हर गवर्नमेंट के साथ अच्छी रखनी होती है, उनके साथ चलना होता है। और हर गवर्नमेंट में अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें भी हर गवर्नमेंट में हैं, अच्छी चीज़ें भी हर गवर्नमेंट में। तो इसलिए मैं आई डोंट लाइक टू कॉमेंट ऑन पॉलिटिकल पार्ट। वोट कास्ट किया था? जी, हमेशा। दैट्स अ सिविल ड्यूटी एंड एवरीबडी शुड डेफिनेटली गो एंड कास्ट अ वोट। यू विल नॉट मेंशन कि आपने किस पार्टी को वोट? ये मैं मेंशन नहीं करूँगी। आई गॉट योर आंसर। कमल, लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? आई डोंट थिंक कि मैं किसी एक का नाम ले सकती हूँ। सबसे पहले तो मेरे फादर और फिर मेरी मदर भी ऑब्वियसली। मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव आदमी थे और वो मेरे ऊपर उनका बहुत ज़्यादा यकीन था। उन्हें लगता था कि मैं इतनी क्या करूँगी ज़िंदगी में। वो मेरी एजुकेशन और सबके बारे में बहुत फिनिकी होते थे और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी मुझसे बहुत हाई होती थी। उनको तो कि हमेशा फ़र्स्ट ही आना है,
और हमेशा जो है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी और बहुत ज़्यादा वो करते थे। उसके बाद मेरी अम्मी भी, माई मदर वॉज एन एग्जाम्पल, वेरी इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर मी। वो ख़ुद बहुत सक्सेसफुल करियर वुमेन थी और बहुत ही सक्सेसफुल, डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है और बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह। उन्होंने अपना बहुत नाम बनाया रियाद में, अभी भी रियाद में, अभी भी वो जॉब कर रही हैं, अभी भी वो डॉक्टर हैं। शी इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर इन रियाद। तो शी वॉज़ माई इंस्पिरेशन कि मैं देखती थी कि उन्होंने किस तरह फैमिली को भी मैनेज किया, बल्कि पूरे ख़ानदान को मैनेज किया, एक्सटेंडेड फैमिली को, बिकॉज माई पेरेंट्स वर बोथ द एल्डेस्ट इन देयर फैमिलीज। मेरी अम्मी भी सबसे बड़ी बहन भाइयों में और मेरे अब्बू भी सबसे बड़े, तो जिम्मेदारियाँ होती हैं बड़े बहन भाई जिम्मेदारियों वाले। तो मेरी अम्मी ने किस तरह सब कुछ नेविगेट किया, ख़ानदानों को मैनेज किया, अपनी फैमिली को मैनेज किया, अपने बच्चों को मैनेज किया और साथ ही शी वॉज एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेस करियर वुमेन एज वेल। तो वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। उसके बाद पूरा ख़ानदान, उसके बाद हस्बैंड, अदर पीपल इन माई लाइफ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, particularly one friend who really supported me and जिसके साथ मुझे पता चला कि I discovered myself and I realized who I am. So that person holds a very special place in my life. तो बस इस तरह जो है वो आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल, चैलेंजेस तो बहुत से लाइफ में मिले होंगे, टफ टाइम भी लोगों ने देने की कोशिश की होगी, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिससे शदीद नफरत हो और वो याद रह गया और हमेशा याद आता है यार इससे ज़िंदगी में बड़ा टफ टाइम दिया मुझे। देखो मेरी जो नफ़रत के बारे में फ़िलॉसफ़ी है ना, वो ये है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए जो बहुत टफ टाइम दिया, बहुत ख़राबियाँ की, बहुत कुछ किया, मगर मैं किसी से नफ़रत नहीं करती क्योंकि नफ़रत मेरे दिल की चाबी मेरे पास है। और नफरत इंसान से बहुत कुछ लेते। अगर आप किसी से नफरत कर रहे हैं ना, दैट पर्सन इज टेकिंग अ लॉट फ्रॉम यू। एनर्जी जा रही है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपकी सोच जा रही है। और ऐसा बंदा जिसका कैरेक्टर वीक है, जो कि इस काबिल ही नहीं है, उसको आप क्यों ज़रा सी भी अपनी एनर्जी दें, उसको आप क्यों अपना कोई भी इमोशन उसके ऊपर ज़ाया करें, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें, इनसेंसिटिव हो जाए। हाँ, इनसेंसिटिव हो जाए उसके बारे में। तो मेरी ज़िंदगी में जो ऐसे लोग आए जो कि डिज़र्व नहीं करते थे, या उनका कैरेक्टर मुझे समझ आ गया कि वीक है, या उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मैंने उनको माफ़ भी कर दिया, बहुत बिल्कुल माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं वो कैरी नहीं करना, उनकी वजह से नहीं माफ़ किया, अपनी वजह से भी माफ़ किया कि मैं वो कैरी नहीं करना, आई वॉन्ट टू स्टे लाइट। तो सब माफ़ कर दिया और वो मेरी ज़िंदगी में उनकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई हैसियत, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा सेशन था हमारा कमल के साथ। ईद का दिन बहुत अच्छे से गुजरा और अभी थोड़ी देर में खाना मेरे ख्याल से तैयार होगा, लेकिन हम चूंकि अभी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, खाना हम एंजॉय करेंगे, मेरी टीम एंजॉय करेगी। आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, एक बार फिर से ईद मुबारक।